हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। आज हम एमएस ऑफिस में ही एमएस एक्सेल का डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। हार्डवेयर हमने अच्छे से पढ़ लिया है, सॉफ्टवेयर को भी पढ़ लिया है। सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी। ये आपको अच्छे से बताए थे सॉफ्टवेयर में। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है क्या? एमएस ऑफिस। और एमएस ऑफिस को हमें पढ़ना है। एमएस ऑफिस के में एमएस ऑफिस देखो क्या है कि एमएस ऑफिस एक कंप्लीट पैकेज है जो ये तीन चीज़ें प्रोवाइड कराता है। ये तीन चीज़ें हैं क्या? ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होती हैं। एमएस वर्ड, जैसे आपको कोई लेटर लिखना है तो एमएस वर्ड से आप लेटर लिखोगे, ठीक है। एमएस एक्सेल से आपको क्या करना है? जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट की मार्कशीट है तो क्योंकि मार्कशीट में उसके परसेंटेज मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं, उनकी कैलकुलेशन वाली पार्ट होती है, यानी मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये किस में होएगा? एमएस एक्सेल में, जो आज हम पढ़ेंगे। और एमएस पावर पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंटेशन फाइल। किसी चीज़ को हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए स्लाइड वगैरह, और एमएस पीपीटी से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। एमएस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अब देखो इनकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? जीके नोट्स 22 टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिलेगी। देखो यार, पेड पीडीएफ नहीं करेंगे, लेकिन आपका सपोर्ट ज़रूर चाहिए होगा। आपको बता देंगे जैसे हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन पीडीएफ पेड नहीं होंगी। आप अपनी मर्जी से सपोर्ट कर सकते हो, वो ऑप्शन आपके लिए ओपन करेंगे, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। जीके नोट्स 23 टेलीग्राम ग्रुप है ये, इसमें आप डिस्कस कर सकते हो जुड़ के। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएस ऑफिस में से एमएस वर्ड तो हमने पढ़ लिया था, एमएस एक्सेल पढ़ना है। आप में से किसी एक का डाउट आया था कि भाई आप कंप्लीट कराओगे ना, आप यहाँ इसके अलावा आपको कहीं पे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको बता देता हूँ मैं। एचएसएससी का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। एचएसएससी ऑल एग्ज़ाम कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, यानी कंप्लीट कंप्यूटर करवा देंगे, बहुत ही जल्दी करवाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ करवाएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल विश्वास कीजिए, आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इसके बीच में बेसिक सा अंतर क्या होता है? ये किसके लिए यूज होता है? डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। ये किसके लिए बनाने के लिए होता है? स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट क्या होता है आपको बताएंगे। और ये किसके लिए? प्रेजेंटेशन पैकेज। इसका फुल फॉर्म भी ये ही होता है, प्रेजेंटेशन पैकेज। यह क्या है? तो देखो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, देखो 2007 में आपको बताया था कि 2007 में मेजर डिफरेंस हुए थे किसमें? एमएस ऑफिस में, जिसमें से 2007 से पहले और 2007 के बाद। तो पहले क्या होता था? डॉक्यूमेंटेशन क्या होता था? .doc होता था। और 2007 के बाद में क्या हो गया था? .docx हो गया था। इसी तरह इसका एक्सटेंशन क्या होगा? एमएस एक्सेल का एक बार बता ही देता हूँ। XLS होता है, था 2007 तक, और XLSX 2007 के बाद होगा। और इसी तरह इसका मैं पावर पॉइंट में फिर से बताऊंगा। .ppt होता था कब? 2007 से पहले, और 2007 के बाद क्या होगा? .pptx। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसी के साथ एमएस एक्सेल को शुरू करते हैं। जैसे आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, इसमें जूम कितना होता था? जूम 10% से लेकर 500% तक कहाँ पे होता है जूम? एमएस वर्ड में। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि एमएस वर्ड में जूम लेवल कितना होता है? 10% से लेकर 500% तक, और इसमें 10% से लेकर 400% तक, और इसमें भी पावर पॉइंट में भी 10% से लेकर 400% तक ही जूम होता है, ठीक है। और इसी तरह तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक की। अच्छा तो टॉपिक नहीं है, लेकिन बोरिंग सा ही है, ठीक है। एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट
एक्सेल में से MS एक्सेल, यहाँ से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे। जिस प्रकार देखो आप लिख सकते हो, जिस प्रकार MS वर्ड एक डॉक्यूमेंट बनाने का प्रोग्राम है उसी प्रकार MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। जिस प्रकार MS वर्ड एक डॉक्यूमेंट बनाने का प्रोग्राम है उसी प्रकार MS एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट बनाने का प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट क्या होता है आपको नहीं बताया है, कोई बात नहीं। स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है, स्प्रेड शीट का मतलब रो और कॉलम होता है। देखो रो तो बोलते हैं सीधी लाइन को रो, और ये खड़ी लाइन कौन सी होती है, कॉलम। जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 5 7 9 8, तो ये क्या है, ये सीधे चलेंगे तो क्या है, इसे बोलेंगे रो, और ये इधर से चलेंगे तो ये क्या होगा, एक कॉलम। रो और कॉलम मिलके क्या होता है, एक टेबल बनती है, और उसी टेबल को क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट। यानी कोई ऐसी टेबल बनेगी जिसमें क्या होगा, जिसमें बहुत सारे कॉलम होंगे, बहुत सारी क्या होंगी, रो होंगी, और रो और कॉलम कितनी होंगी, क्या क्या होंगी, वही सब चीज़ तो किस में पढ़ेंगे, MS एक्सेल में। ठीक है, यह आंकड़ों को लिख लो, ये यहाँ से टेबुलर फॉर्म, टेबल की फॉर्म में कैलकुलेट करता है। पहले हम क्या सोचते थे कि पहले ये सोचते थे कि पहले टेबल ये होती है, लेकिन टेबल ये नहीं होती, टेबल होती है ये टेबल है, इसमें जिसके आंकड़े आएंगे वो हम क्या करेंगे, उसमें स्टोर करेंगे। तो टेबुलर फॉर्म में क्या, MS एक्सेल, और जबकि लेटर फॉर्म में क्या था, MS वर्ड, और प्रेजेंटेशन फॉर्म में क्या होगा, MS पावर पॉइंट। इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट नेम ज़रूर पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम से क्वेश्चन बनते हैं, इसका नाम क्या होगा, बुक 1। अब देखो MS वर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या था, डॉक्यूमेंट 1। MS PPT का बाय डिफ़ॉल्ट नेम आगे बताऊंगा आपको, क्या बताऊंगा, प्रेजेंटेशन 1। जब आप कंप्यूटर में MS एक्सेल को ओपन करके आप पहले बार काम करना शुरू करोगे तो उसके ऊपर टाइटल में बुक 1 लिखा मिलेगा। कई बार वर्क बुक 1 भी लिखा मिलता है, कोई बात नहीं। बुक 1 क्या है, ये है बाय डिफ़ॉल्ट नेम, और यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए आपको बता दिया है। ठीक है, एक्सटेंशन आपको अभी भी बताया था, एक्सटेंशन क्या होगी इसकी। 2007 से पहले क्या थी, .xls, और 2007 के बाद क्या हो जाएगी, .xlsx, सभी में x जुड़ जाता है, यानी 2007 से पहले और ये बाद में, यानी 2007 से लेकर 2019 तक। अभी MS ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन 2019 चल रहा है, आगे जो भी आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। स्प्रेडशीट का मतलब रो और कॉलम हो गया। इसमें जूम आपको कितना बताया था, जूम होता है इसमें 10% से लेकर 400% तक। देखो असली MS एक्सेल तो यही है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी डाटा है। जिस प्रकार MS वर्ड एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसी प्रकार MS एक्सेल में क्या बनाएंगे, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है ये। और ये आंकड़ों का खेल है भाई, डाटा का खेल है, आपको पता भी चलेगा धीरे धीरे। बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, बुक 1 होता है। इसकी एक्सटेंशन क्या थी पहले, 2007 से .xls, और 2007 के बाद .xlsx। जूम कितना कर सकते हैं इसमें, 10% से लेकर परसेंटेज से लेकर 400% तक जूम कर देते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है इसका, बाय डिफ़ॉल्ट जूम कितने होते हैं, 100% होता है। तो ये आपको डाटा याद रखना है, इसको मिटो देते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
कॉलम कितने होते हैं और रो कितनी होती है मैक्सिमम। अब देखो 2007 से पहले और 2007 के बाद, 2007 के पहले कॉलम और रो, कॉलम कितने थे, कॉलम थे 256 और रो कितनी होती थी 65,536, 16,384। 2007 के बाद कॉलम कितने बढ़ गए, 16,384 कॉलम बना सकते हैं और रो कितनी बना सकते हैं 10,48,576। ये आपको डाटा कैसे भी करो इसको याद रखना है। तो 2007 के बाद अब अपने से ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 2007 से पहले रो कितनी होती थी 65,536 होती थी, आपको दिखाएंगे। और देखो अभी कीबोर्ड उठा के लाना था मेरे को, कोई बात नहीं, आपको बता देते हैं। देखो अंतिम रो में जाने के लिए, अंतिम रो में जाने के लिए, अंतिम रो में जाना है आपको। आपने एक प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, एक बार आपको बता देता हूं मैं ध्यान से। ये देखो, ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम खोल दिया आपने, ठीक है। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ये क्या है, और इसके अंदर जो खाने हैं इन्हें क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सेल। और सेल का जो एड्रेस है वो क्या होगा वो आपको बता देता हूं मैं। देखो यहां से लिखी जाती है ABCD, ABCD, E ऐसे चलते रहेगा। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। अब कंप्यूटर में आप खोलोगे तब आपको ये ऐसा दिखा मिलेगा। और उसके ऊपर क्या था, टाइटल बार है, और यहाँ पे क्या है, रिबन, जिसे मेनू बार बोलते हैं। और प्रोग्राम में अंदर ये चीज़ मिलेंगी, ठीक है। अब देखो ये जो खाने हैं, इस खाने में आपने एंट्री कर दी 127 भर दिए, लिख दिया। अब 127 का एड्रेस क्या है, तो ऊपर से देखा तो हमें क्या मिला, C। 127 वाले डिब्बे का एड्रेस क्या है, सेल, इसे बोलेंगे सेल। और इसका एड्रेस क्या है, ऊपर से देखा C मिला और यहाँ से क्या मिला 4, यानी C4 इसका एड्रेस है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि अब किसी का भी एड्रेस पूछ लिया कि करेक्ट एड्रेस कौन सा है। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इसमें करेक्ट एड्रेस कौन सा है, तो ये था 4C, C-4, C4, नन ऑफ दीज। जैसे D लिख दो, D4, नन ऑफ दीज। इसमें करेक्ट एड्रेस, क्योंकि इसमें नंबर पहले आता नहीं आता, ये करेक्ट एड्रेस नहीं है। D4 डैश कुछ नहीं आता, ये D4 ये करेक्ट एड्रेस है। इसी तरह आपको पहचानना आना चाहिए। तो ये नेम बॉक्स होता है, ये क्या होता है, ये होता है। और ये जो C4 क्या है, इसका एड्रेस है, किसका, एक्टिव सेल का, ठीक है। एक्टिव सेल किसे बोलते हैं, ये तो आपको बेसिक समझ गए होंगे। उससे पहले एक बात और बता देता हूं मैं आपको। अब देखो ये जो खाने बनाए थे, इसमें अंतिम रो में जाना है। अंतिम रो, ये डायरेक्ट आप याद, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। अंतिम रो में जाने के लिए, अंतिम रो में जाने के लिए कंट्रोल, एक कीबोर्ड में यहाँ पे लेफ्ट साइड है ना, यहाँ राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, और बीच में एक बटन होता है ऐसे ऊपर नीचे जाने के लिए। कंट्रोल और ये नीचे वाले दबा दो, अंतिम रो। और फर्स्ट रो में वापस आना है तो आप क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस ये। और राइट साइड जाने के लिए आपको क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस ये। और लेफ्ट साइड के लिए कंट्रोल प्लस ये, आप ध्यान रखना। अब एक चीज और, ये आप लिख लेना, इसे MS एक्सेल में क्या बोल सकते हैं, इसका नाम स्प्रेडशीट बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, वर्कशीट बोल सकते हैं, इसे वर्कशीट भी बोल सकते हैं, या फिर एक्सेल शीट भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, वर्कबुक, ये इसके अन्य नाम है, ठीक है।
करंट वर्किंग सेल क्या होती है? करंट वर्किंग सेल, करंट वर्किंग सेल तो आप जानते हो, तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का नाम क्या है? करंट, जिस पर आप डाटा डाल रहे हो या उसको एडिट कर रहे हो उसे करंट वर्किंग सेल बोलेंगे, और वही एक्टिव सेल बोलेंगे। और जैसे कोई भी एक एक्टिव सेल है ये, और उसके आसपास वाली सेल को क्या बोलेंगे? ये ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये सेल क्या होती हैं? ये होती हैं एडजेसेंट सेल, पड़ोसी सेल। अब एक्टिव सेल आपको क्यों बताया? क्योंकि फॉर्मूला बार जो है वो एक्टिव सेल का डाटा रखेगा, यानी फॉर्मूले में जो डाटा है वो किसका मिलेगा? एक्टिव सेल का। देखो ये चीज़ समझ में नहीं आए तो भी कोई बात नहीं है, इसको आप छोड़ दो। अगर समझ में नहीं आई बात, नोट्स में आपको अच्छे से मिल जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखो एमएस एक्सेल में डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट कितने सीट होते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने सीट होते हैं। एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो एमएस एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कितने सीट होते हैं? इसका उत्तर आएगा 3 3 3, एक बार ही आए 3 आएगा, यानी 3 सीट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एमएस एक्सेल में। और एक्सेल में अब देखो एमएस एक्सेल में फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है? इक्वल टू से, ये भी आपको आगे बताएंगे। चलो स्प्रेडशीट, ये क्या है? एमएस एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अब देखो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम के उदाहरण बताओ। एग्जाम्पल, लोटस 1 2 3। जब पहले एमएस डीओएस आया था उस समय का है ये लोटस 1 2 3। एक क्या है? क्वार्टर प्रो, वीपीपी और अपना एमएस एक्सेल। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना कि देखो लोटस 1 2 3 क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। और ये क्या? क्वार्टर प्रो क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। वीपीपी क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल भी एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। और एमएस एक्सेल हम पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो 2007 से पहले कॉलम कितने थे? 256, और रो कितनी थी? 65,536। और 2007 के बाद कॉलम कितने हो गए? 16,384। और 2007 के बाद रो कितनी हो गई? 10, 48, 576। ज़बरदस्त डाटा है ये, आपको याद रखना। अंतिम रो में जाने के लिए ये आप दबा देना कंट्रोल+ नीचे वाला। वापस आने के लिए एरो की डायरेक्शन में लेफ्ट राइट करते रहो। स्प्रेडशीट वर्कशीट बोलते हैं, एक्सेल सीट बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। एमएस एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कितने सीट होते हैं? 3। स्प्रेडशीट प्रोग्राम के उदाहरण लोटस 1 2 3, क्वार्टर प्रो, वीपीपी, एमएस एक्सेल होता है। वर्कबुक कितनी बन सकती हैं? अगर आपसे कोई ये पूछे कि वर्कबुक कितनी बना सकते हो, तो भाई ये आपकी मेमोरी पर डिपेंड करता है। तो वर्कबुक कितनी बन सकती हैं वो किस पे निर्भर करेगा? मेमोरी पर। तो ये बात भी नोट कर लो, वर्कबुक कितनी बन सकती हैं? जितनी मेमोरी है उतनी ही वर्कबुक बन सकती है। थोड़ा सा डाटा और आपको बता देता हूं। देखो अब की बात करते हैं। अब जैसे 2000 लेटेस्ट वर्जन क्या है? 2019। क्या एमएस ऑफिस 2019 चल रहा है? और उसमें टोटल रो कितनी है? टोटल रो, टोटल कॉलम विड्थ, तो टोटल रो कितनी है? टोटल रो आपको बताई थी। टोटल कॉलम कितने बताए थे? 16,384। और टोटल रो कितनी है? 10, 48, 576। अब देखो कॉलम विड्थ ये कहाँ से आ गया? ये क्या है? ये 255 कैरेक्टर होते हैं इसमें।
थोड़े से और फालतू के डाटा हैं, कम पूछे जाते हैं। ये जो आपको थोड़े बहुत और डाटा बता देता हूँ वो कम पूछे जाते हैं। एक बार नोट डाउन कर लेना कॉपी में, क्या पता क्वेश्चन आ जाए और आपका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक सेल में कितने कैरेक्टर आ सकते हैं? अब देखो, एक सेल हमने क्या बनाई थी, डिब्बा बनाया था जिसका सेल एड्रेस जैसे B4 है, तो इसमें कितने कैरेक्टर आ सकते हैं? तो एक सेल में कितने कैरेक्टर आ सकते हैं? तो एक सेल में कितने कैरेक्टर आ सकते हैं? तो ये है 32,767। ठीक है। हेडर एंड फुटर में कितने कैरेक्टर आ सकते हैं? हेडर एंड फुटर में कितने कैरेक्टर आ सकते हैं? 255। अब देखो, ये एक फाइल है, उसके ऊपर आपने लिख दिया फिजिक्स, पूरे सभी पेजों पर फिजिक्स चल रहा है, ये क्या है, हेडर, और नीचे आपने लिख दिया PTO, पेज टर्न करो, तो ये इसमें हर पेज पर, तो ये जो कितने कैरेक्टर यूज कर सकते हैं अपन, 255। ये भी फालतू ही डाटा समझो, HSSC कम पूछती है इनके बारे में, लेकिन आपको कर लो। कलर कितने चेंज कर सकते हैं? 16 मिलियन। टोटल नंबर ऑफ फोन्ट्स कंट्रोल D, फोन्ट्स कितने कर सकते हैं अपन? 1024 यानी 2 की पावर 10। हाइपरलिंक अपन कितने मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं? 66,530। फाइल नेम में अधिक से अधिक कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? तो फाइल नेम में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं अधिक से अधिक? 218। यानी फाइल का जो नेम होता है और उस फाइल नेम के, अब देखो फाइल नेम लिखते हैं, उसके लास्ट में हमें डॉट क्या मिलेगा? .xlsx मिलेगा, क्योंकि ये किसकी फाइल है। और यहाँ पर कितने कैरेक्टर आ सकते हैं? 218 तक आ सकते हैं टोटल। ठीक है, तो मैंने एक जैसे फाइल बनाई GK Notes .xlsx बनाई, ये इससे हमें पता चलता है कि ये किसकी फाइल है? MS Excel की फाइल है। और ये कितने कैरेक्टर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसी तरह कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 218। तो ये डाटा है, ये डाटा आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। ये यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना अच्छे से। आप सेल में कितने कैरेक्टर आ सकते हैं? 32,767। वर्कबुक कितनी बन सकती हैं? वर्कबुक आपकी जितनी मेमोरी होती है उतनी बनती है। डिफॉल्ट में कितने सीट होते हैं? 3। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? MS Excel। MS Excel में क्या क्या काम होता है? एक तो चार्ट बनते हैं और दूसरा काम क्या होता है? स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट तो आपको बता दिया कि टेबल फॉर्म में डाटा मिल जाएगा आपको, लेकिन चार्ट आपको नहीं बताया। चार्ट तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ से आप रिप्रेजेंट करते हो डेटा, और डेटा की रेंज डाटा सीरीज कहलाती है, जिसे रो और कॉलम में रख सकते हैं। इसके बारे में एक लाइन लिख लो, क्या इसमें संख्या से संबंधित डाटा की रेंज डाटा सीरीज कहलाती है, जिसे रो एंड कॉलम में रख सकते हैं। यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? तो MS Excel में 2 काम होते हैं, चार्ट और स्प्रेडशीट। क्वेश्चन आ जाता है MS Excel में क्या क्या होते हैं, तो दोनों का नाम आपको लेना पड़ेगा। अब चार्ट तो आपको पता है, चार्ट कैसे भी बना लो आप, लाइन चार्ट बना लो, लाइन चार्ट बना सकते हो, बार चार्ट बना सकते हो, पाई चार्ट बना सकते हो, एरिया चार्ट बना सकते हो। अब ये चार्ट कैसे बनते हैं आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कॉलम चार्ट कैसे बना सकते हो? डाउट नेट चार्ट बना सकते हो, कोन चार्ट बना सकते हो, पिरामिड चार्ट बना सकते हो।
वेरियस प्रकार के चार्ट बना सकते हो आप किसमें, चार्ट में। ठीक है, अब आपको हम वो चीज़ें बताएंगे MS एक्सेल के बारे में जो आपको खोलते ही स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो ऊपर टाइटल होता है और उसमें टाइटल में बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या मिलता है आपको, बुक 1। ये आपको बताया था कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अरे भाई दिखा नहीं क्या, कोई बात नहीं, ये है बुक 1। फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू। फाइल, होम, इंसर्ट, डेटा, फॉर्मूला, रिव्यू एंड व्यू। ठीक है, आपने MS वर्ड पढ़ा था तब आपने देखा था, क्या देखा था तब आपने, फाइल वही था, होम वही था, इंसर्ट भी वही था, पेज लेआउट भी वही था। तो डिफरेंस क्या था, डिफरेंस था रेफरेंस का। रेफरेंस यानी मेलिंग और रेफरेंस। फाइल सेम था, होम वही था, इंसर्ट भी वही था, पेज लेआउट भी वही था, रेफरेंस, मेलिंग और रिव्यू और व्यू। यानी यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ों का अंतर आया है। किसमें, इस पूरे को क्या बोलते हैं, मेनू, और इसे बोलते हैं रिबन भी बोलते हैं, आपको MS वर्ड में बताया था। ठीक है, तो रेफरेंस और मेलिंग किस में था, MS वर्ड में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि MS वर्ड में कौन सा नहीं है, तो फॉर्मूला और डाटा किस में मिल जाएंगे, और वही बुक 1 में, बुक 1 किस में, MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में हमें क्या मिला, फॉर्मूला और डाटा आपको अलग से मिला है। फाइल में वही सेव एज, ओपन, क्लोज, न्यू, प्रिंट, एग्जिट, और इनकी शॉर्टकट की भी वही रहेंगी, जो अलग होंगी शॉर्टकट की वो आपको बता दी जाएंगी। अब देखो क्लिप, क्या है ये, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट। होम में आपको क्या मिलेगा, क्लिपबोर्ड मिलेगा, फ़ॉन्ट मिलेगा, अलाइनमेंट मिलेगा, नंबर मिलेगा, स्टाइल, अक्षरों की कैसे स्टाइल होनी चाहिए, सेल्स, एडिटिंग। ठीक है, अब इंसर्ट, आप क्या क्या इंसर्ट करते हो, इंसर्ट का मतलब होता है डालना। आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो, आप इलस्ट्रेशन, चार्ट इंसर्ट कर सकते हो, स्प्रेड लाइन, स्पार्ट लाइन, फिल्टर भी इंसर्ट कर सकते हो, लिंक, टेक्स्ट, सिंबल्स। बहुत ही बोरिंग है। पेज लेआउट में आप क्या चेंज कर सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो, पेज सेटअप कर सकते हो, स्केल टू फिट कर सकते हो, और सीट ऑप्शन होते हैं उसमें से भी आपको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब
यार एक बार है ना इसको लिख लेना कॉपी में, जहाँ आपके प्रॉपर नोट्स बन रहे हैं। नोट्स के बिना आप मत पढ़ाई करना, और नोट्स में एक बार लिख लेना, इसको देखते रहना। बाकी आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा बहुत की फॉर्मूला और डाटा किस में है, एमएस एक्सेल में है, और इसकी जगह पहले क्या था, रेफरेंस और मेलिंग किस में था, एमएस वर्ड में है। बाकी सब दोनों में सेम होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला में क्या आपको मिलेगा, फंक्शन लाइब्रेरी, फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइंड नेम, फॉर्मूला एडिटिंग, कैलकुलेशन, फॉर्मूला में ही ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और गेट एक्स्ट्रा डाटा, डाटा में क्या है, एक्स्ट्रा डाटा मिलेगा आपको। सॉर्टिंग और फिल्टर आउटलाइन, सॉर्टिंग मिलेगा या फिल्टर बोलते हैं या आउटलाइन। रिव्यू में आप क्या कर सकते हो, प्रूफिंग कर सकते हो, कमेंट्स डाल सकते हो इसमें। और व्यू क्या है, वर्कबुक व्यू। अगर आप कंप्यूटर में होते तो आपको अच्छे से मैं बता पाता कि जूम करना, मैक्रोज होता है, प्री डिफाइंड सेटिंग होती है जो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। ग्रिड लाइन भी लगा सकते हैं, जैसे ये लगा दिया। तो ये जो फॉर्मेट है ये आप एक बार नोट डाउन कर लेना अच्छे से, और फिर उसको देखते रहना। जब भी आप पढ़ते हो तो थोड़ा सा फील आएगी कि भाई हम एमएस एक्सेल ये ऐसा होता है, यही सारे ऑप्शंस होते हैं, इन्हीं से सारे काम होते हैं, इसी में से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। तो इसको एक बार साइड से रफ कर देते हैं पूरा ही। कुछ शॉर्टकट कीज हैं उनको भी देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस F9 से क्या होगा, कंट्रोल प्लस F9 से होगा स्प्रेडशीट को मिनिमाइज कर देता है ये। और कंट्रोल प्लस F10 क्या हो जाता है, स्प्रेडशीट को मैक्सिमाइज कर देता है। किसको, स्प्रेडशीट को। कंट्रोल प्लस एंड का मतलब यह होता है अंतिम सेल में जाने के लिए, अंतिम सेल में जाने के लिए। और कंट्रोल प्लस होम क्या होगा, अंतिम सेल में वापिस नहीं, पहले सेल में वापिस आने के लिए। कंट्रोल प्लस ESC का फुल फॉर्म होता है एस्केप की आपको कीबोर्ड के कोने में मिलेगी, सबसे लास्ट में ऐसे। तो कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एस्केप आप दबा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, विंडो के स्टार्ट मेन्यू में खोलने के लिए शॉर्टकट की होती है। तो ये विंडो में जो स्टार्ट मेन्यू होता है यहाँ खुलता है उसी में, तो विंडो का स्टार्ट मेन्यू के लिए। देखो ये जो मुश्किल शॉर्टकट की हैं ये एक्चुअल में याद नहीं होती, लेकिन आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे कंट्रोल P क्या होता है, कंट्रोल A क्या होता है, B क्या होता है, कंट्रोल प्लस सारे A से लेकर Z तक याद होनी चाहिए, वही एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। इनके कम चांस हैं, इतने भी कम नहीं है कि कभी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जैसे कंट्रोल प्लस O है, कंट्रोल प्लस O से क्या होता है, ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं बोलेंगे, वर्कशीट बोलेंगे, क्योंकि हम काम कर रहे हैं किसमें, एमएस एक्सेल में। और कंट्रोल प्लस O से भी ओपन होता है, और कंट्रोल प्लस F12 से भी क्या होता है, ओपन क्या होता है, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस F1 क्या करेगा, शो द हिडन रिबन। अब आपको एक बात बताता हूं मैं, कई बार हम वर्ड खोलते हैं, कुछ फाइल वगैरह ओपन करते हैं, तो उसमें ये फाइल खुल की, तो वहां कुछ ये ऑप्शन गायब हो जाते हैं।
जिसे हम क्या बोलते हैं, रिबन। यहाँ सारे जो ऑप्शन आ रहे थे वो सारे गायब हो गए, तो उससे Ctrl+F1 दबाओ, वो रिबन फिर से दिखने लग जाएंगे, फिर दबाओगे तो फिर गायब हो जाएंगे। तो ये चीज़ है, ये बहुत अच्छी की है, ये यूज़फुल है, आप कभी यूज़ करके देखना। F11 क्या होता है, F11 क्रिएट बार चार्ट बेस्ड ऑन सेलेक्टेड डाटा। एक Ctrl+1 होता है और Ctrl+5 होता है। ये क्या होता है, Ctrl+1 और Ctrl+5 क्या क्या बताएगा। ओपन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, अप्लाई एंड रिमूव स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रो तो आपको पता है, नाम काटना, जैसे विकास पे स्ट्राइक थ्रो लगा दिया, Ctrl+5 दबा दिया तो यह स्ट्राइक थ्रो। रिमूव भी कर सकते हैं इसी से और लगा भी सकते हैं। ये होगी शॉर्टकट कीज। याद होए तो अच्छी बात है, नहीं होए तो भी कोई बात नहीं, इनको आप छोड़ सकते हो। लेकिन बाकी जो स्टार्टिंग में आपको MS एक्सेल का डाटा बताया था वो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। जैसे टाइम फॉर्मेटिंग लगाना है किसमें, MS एक्सेल में, तो आप क्या करोगे, Ctrl+Shift MS ऑफिस की +Q, और Q कहां पर लिखा मिलता है, सॉरी ये Q नहीं है, @ है। और @ कहां पे लिखा मिलेगा, 2 पे भी, 2 और @ सेम बटन पर होते हैं। तो टाइम फॉर्मेटिंग के लिए क्या यूज होता है, Ctrl+Shift+@। उसी तरह डेट फॉर्मेटिंग, करेंसी फॉर्मेटिंग के लिए क्या यूज होगा, करेंसी फॉर्मेटिंग। करेंसी आपको फॉर्मेटिंग करनी है तो Ctrl+Shift+ ये डॉलर वाला चिन्ह देख लो किस पे मिलेगा, डॉलर वाला चिन्ह मिलता है 7 पर। तो 7 पर क्या मिलेगा आपको, Ctrl+Shift+ क्या हो जाएगा, करेंसी फॉर्मेटिंग। आउटलाइन बॉर्डर के लिए क्या होता है, Ctrl+Shift+7 क्या होता है, आउटलाइन बॉर्डर। और आउटलाइन बॉर्डर को रिमूव करना है तो क्या दबाएंगे, Ctrl+Shift+9 रिमूव। देखो आपको अगर ये याद नहीं होंगी तो भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, कोई बात नहीं। Shift+Tab आपको डिमोटिवेट भी साथ साथ करना हो। Shift+Tab क्या होता है, अब देखो टैब का काम क्या होता है, टैब का काम होता है आगे वाली सेल में खिसकाना। टैब दबाते रहेंगे, जैसे ये है, इस टैब तो हमेशा यही काम करता है कि इसमें अपन काम कर रहे हैं, शिफ्ट दबा दिया तो आगे वाली में खिसका देगा, और टैब दबा दिया तो आगे खिसका देगा। जैसे इसमें है, टैब दबाया आगे पहुंच गए, टैब दबाया आगे पहुंच गए। लेकिन Shift+Tab दबाएंगे तो क्या होगा, गो टू प्रीवियस सेल, प्रीवियस यानी पीछे वाली सेल में वापस जाना होता है। तो प्रीवियस सेल में जाने के लिए क्या हो जाएगा, Shift+Tab। और करंट टाइम Ctrl+Shift+सेमी-कोलम या फिर कॉलम एक ही पर होता है, इसको हम दबा देते हैं तो इंटर करंट टाइम। ये SSC में पूछ लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन HSSC में कम चांस है, तो इसको एक बार नोट्स में लिख के रख लेना, और जब भी आप रिवीजन करो तब आप पढ़ते रहना। ठीक है। अब आपको वो की बताता हूँ जो HSSC ने बहुत बार पूछी हुई है और बहुत ही कंफ्यूजिंग रहती है। F5 की क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती, वो देखते हैं। विंडो में F5 का काम क्या होता है, F5 की क्या काम होता है, जो सब करते हैं। रिफ्रेश का काम क्या होता है,
विंडो में F5 का। ठीक है, एमएस ऑफिस में तीन चीजें हैं हमें पता है। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड है और एमएस एक्सेल है, एमएस पीपीटी है। इन तीनों में F5 का काम अलग अलग होता है और क्वेश्चन में पूछा जाता है एमएस वर्ड में F5 का काम क्या होता है। सर्च डायलॉग बॉक्स, सर्च डायलॉग बॉक्स आप रट लेना। F5 किस में होता है, एमएस वर्ड में। और एमएस एक्सेल में F5 का काम क्या होता है, गो टू। और एमएस पावर पॉइंट में F5 का रोल क्या होता है, इसमें होता है स्लाइड शो। मोस्ट इंपोर्टेंट, एमएस पीपीटी में F5 का काम क्या होता है, स्लाइड शो। एमएस एक्सेल में गो टू का, और गो टू के लिए F5 का यूज करेंगे। और इसमें एमएस वर्ड में क्या यूज करेंगे, F5 का यूज सर्च डायलॉग बॉक्स के लिए। और विंडो में हम रिफ्रेश करते हैं। ये सारे पॉइंट आपको एक साथ नोट में लिखने हैं, चारों को एक साथ देखना है और एक साथ ही रिवाइज करना है। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले अब कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले। सम, अब देखो जोड़ना है अपने को, तो कोई भी फार्मूला हो वो इक्वल टू से स्टार्ट होगा। ये लिख लो, इक्वल टू से स्टार्ट होगा। सभी फार्मूले क्या होंगे, इक्वल टू से स्टार्ट होंगे। यहां से क्वेश्चन आएंगे कि फॉर्मूले का फॉर्मेट कैसा होता है, आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में ही। ठीक है, तो आप ये लिखना कि कोई भी फार्मूला हो वो किससे स्टार्ट होगा, इक्वल टू से स्टार्ट होगा। तो सम का फार्मूला हमें करना है, तो सम कर देते हैं। तो सम का फार्मूला किससे स्टार्ट करेंगे, इक्वल टू से। और SUM लिखा हमने, और A1 कॉलम और A4, और फिर हमने दबा दिया इंटर। ये है इंटर बटन। तो देखो हमने क्या लिखा, इक्वल टू सम A1 A4। ये है क्या मामला, A1 से लेकर A4 तक की सभी सेल का हमने क्या कर दिया, जोड़ कर दिया। अब देखो आपको बताता हूँ, एक बेसिक सी बात बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे ABCD लिखी मिलती है, ये 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे लिखा 5 7 11 17, 3 2 5 1 7 9 13 11 12 13 1 2 3 4 5 0 2। ठीक है, ये सब इंट्रीज हैं। और हमें क्या लिख दिया, सम A1 से A4। तो यानी A1, ये A1, तो इसका मतलब यही हुआ कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इन चारों का क्या कर दो, सम कर दो। तो A1 में क्या है 5, और A2 में क्या है 7, और A3 में क्या है 11, और A4 में क्या है 17। तो 5 7 11 और 17, तो 17 और 11 कितने हो गए 28, 28 और 7 35, और 5 कितने हो गए 40। अब आप सम गलत हो जाए तो आप करेक्ट मत करना, यानी सम क्या होगा A1 से। अब सेम सम इसने लिख दिया C1 से लेकर C5 लिख दिया। तो आप भी निकाल देंगे C1 से लेकर C5 तक का, तो C1 C2 C3 C4 और यहाँ पे C5 आएगा, उन सब का सम मिल जाएगा आपको इसमें। उसी तरह आपको ध्यान रखना है, सम इस प्रकार का फॉर्मेट होता है। और आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, इक्वल टू से स्टार्ट होता है। सम का एक फार्मूला ये है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, एवरेज निकलनी है तो उसका फार्मूला क्या होगा, डॉट इक्वल टू AVERACE, एवरेज। जैसे B2 से लेकर B11 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उन सब का क्या निकल सकता है, एवरेज। काउंट किसी को गिनना कितनी संख्याएं हैं, तो उसके लिए क्या फार्मूला ये होगा, काउंट A1 A4 कुछ भी हो, अपने को जहाँ से जितनी भी सेल का काउंट करना है कि कितने सेल में एंट्री है, वो आपका क्या होगा, काउंट होगा। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा मैक्सिमम का,
इक्वल टू मैक्स, और कहाँ से लेकर कहाँ तक देखना है, जैसे D1 से लेकर D10 तक देखना है, तो D1 से लेकर D10 में जो भी कोई भी मैक्सिमम सबसे बड़ी संख्या है वो आपको दिखी जाएगी। उसी प्रकार मिनिमम के लिए भी फार्मूला यही है, मिनिमम D1 से लेकर D10। तो ये जो फार्मूले हैं, अगर आपको कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो और भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा आप टेंशन मत लेना इन फॉर्मूलों की। अगर आप HSSC की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से ये आपको नोट्स में भी प्रोवाइड करा देते हैं। नेस्टेड इफ कंडीशन क्या होती है, नेस्टेड इफ कंडीशन क्या होती है, नेस्टेड इफ कंडीशन क्या होती है, क्वेश्चन है। तो देखो, इफ के अंदर और इफ, जैसे इफ है और फिर कंडीशन लगाया और फिर और क्या दबा दिया, इफ लगा के फिर कंडीशन लगा दिया, फिर इफ लगा के और कंडीशन लगा दिया, फिर बाद में जाके एल्स लगाया, यानी इफ के अंदर कंडीशन और उसमें भी इफ दो एक बार इफ आया एक बार इफ आया। नेस्टेड का मतलब होता है घुसेड़ देना, यानी नेस्टेड में डाल दिया, इफ को डाल दिया और एक और इफ इसमें आ गया, तो इसे बोलते हैं नेस्टेड इफ कंडीशन। और इफ का जो फार्मूला होता है, इफ का फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू इफ C2 ग्रेटर देन B2, कुछ भी कंडीशन होगी, ओवर बजट विद इन बजट। अब ये कोई एक बेसिक फार्मूला लिखा है, ये आपको ऐसा फॉर्मेट मिलेगा किसमें, इफ में। इसकी आपको ज़्यादा, इनसे क्वेश्चन कैसे मिलेंगे वो आपको मैं बता दूंगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब एस्काई कोड वाला थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। देखो, एस्काई कोड से सिंपल बेसिक आपको क्वेश्चन पूछता है, क्या फुल फॉर्म, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ठीक है, एस्काई कोड की डायरेक्ट फुल फॉर्म है, ये पुराने टाइम पर यूज होता था पहले, अब यूज नहीं होता। उसमें क्या होता था कि हम देखो, कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर समझता है बाइनरी, समझता है डेसिमल समझ लेता है, लेकिन अल्फ़ाबेट तो नहीं समझता। अल्फ़ाबेट जो हम बनाते हैं वो नहीं समझता। तो अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD, ABCD को कंप्यूटर नहीं समझता, तो हम समझते हैं। तो ABCD को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल नंबर में कन्वर्जन। तब देखो, ABCD, बड़ी ABCD, छोटी ABCD और संख्या कौन सी, 0 से लेकर 9 तक, इन सभी तीनों को डेसिमल कन्वर्जन दे दिया। और किसने, एस्काई कोड ने। तो एस्काई कोड की तरह वो कोड बनाया, क्या, एस्काई कोड। तो जैसे देखो, A को हमने बोल दिया 65 और B को हमने बोला 66, C को 67, इसी तरह Z को हमने क्या बोल दिया, 90। एक तो आप ये ध्यान रखना। और छोटा A को हमने बोला था 97, छोटा B को 98, ये डेसिमल में है 99। इसी तरह Z को हमने क्या बोला, 122। और इसी तरह 0, 1, 2, 3 से लेकर 9, 48, 49, 50, 57। तो ये एस्काई कोड है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। एक 65 से, अब देखो सी का आपको पूछ ले कि सी का डेसिमल कन्वर्जन क्या होगा एस्काई कोड में, तो सी का होगा 67। डी का पूछे तो 68। उसी तरह से आपको ध्यान रखना है। स्पेलिंग को ठीक करने के लिए MS ऑफिस में कौन सी डिक्शनरी को यूज किया जाता है, बहुत ही वाहियात टॉपिक लग रहा है ये। स्पेलिंग को सही करने के लिए
MS ऑफिस कौन सी डिक्शनरी यूज करता है? ये क्वेश्चन आए तो हमें क्या बोलेंगे? थ्रेसस, THESAURUS, थ्रेसस डिक्शनरी, ये नाम आपको ध्यान रखना है। और सेल रेफरेंसिंग कैसे होती है? सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, ये क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? सेल रेफरेंसिंग स्पेलिंग चेकिंग के लिए हम कौन सी की यूज करते हैं? फंक्शन की F7। किसके लिए? स्पेलिंग चेक के लिए। ठीक है, अब देखो सेल रेफरेंसिंग क्या होती है। सेल रेफरेंसिंग क्या होती है? किसी एक सीट में दूसरी सेट का डाटा इंपोर्ट कराते हैं। तो किसी एक सीट में दूसरी सीट का डाटा इंपोर्ट कराते हैं, उसे सेल रेफरेंसिंग कहते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, सेल रेफरेंसिंग क्या होती है। अब जैसे एक सीट 1 है और ये है सीट 2। अब सीट 2 के कैंडिडेट को डाटा इसी में डाल दिया कॉपी करके, तो वो क्या हो जाएगा? सेल रेफरेंसिंग होता है। एक छोटा सा शॉर्टकट की और बताना आपको रह गया था। सेल रेफरेंसिंग आपको बता दिया है, एक सीट का डाटा दूसरी सीट से उठा के डाल देना। Ctrl+G, सारे सेट को क्या, सेल को क्या करना? हाईलाइट द सेल। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक क्वेश्चन और रह गया, मेनू बार। मेनू बार कहाँ पर दिखाई देता है? रिबन पर। ये HSSC में भी पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो मेनू बार कहाँ पर दिखाई देता है? रिबन पर। और आपको यह भी बताया था कि जो मेनू बार होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। ये रहे आपके लिए MS वर्ड के क्वेश्चन। MS वर्ड आपका पूरा हो चुका है। तो चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं इस लेक्चर को देखने के बाद तो आप खुश रहिए, वरना आप और मेहनत कीजिए। MS एक्सेल में आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो आपके लिए 1 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन करते हैं और आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, देखना आप इतने आसानी से कर लोगे। एक्सेल वर्कबुक का संग्रह है। तो एक्सेल है। एक्सेल किस चीज का संग्रह है? तो चार्ट होता है, और एक्सेल में क्या होता है? वर्कशीट होता है। सही बात है। तो चार्ट और वर्कशीट दोनों आंसर होंगे। वेब पेज नहीं होते, वेब पृष्ठ नहीं होते। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। MS एक्सेल पर किसी भी फार्मूला का उपयोग करने से पहले क्या लगाना अनिवार्य है? तो किसी भी फार्मूले से पहले इक्वल टू लगवाना अनिवार्य है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यह आपको PDF में डाल दूंगा क्वेश्चन, और आप नोट्स के साथ इसको रिवाइज कर लेना। इक्वल टू सम फार्मूला अंकों को किसके लिए उपयोग होता है? ये जो फॉर्मूला होता है SUM इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए उपयोग होता है? ये जोड़ने के लिए होता है, घटाने के लिए भी नहीं होता, गुणा करने के लिए, भाग करने के लिए भी नहीं। यह सम का फार्मूला क्या होता है? जोड़ने के लिए। MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? आपको बताया था। पहले क्या होता था? .xls 2007 से पहले, और अब क्या होता है? .xls, फिर बाद में क्या लग जाता है? x, यानी ये C इज गलत, ये तो हाँ A करेक्ट होगा। XLS X क्या होगा? डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है। और PPT में क्या होता है? .ppt x होता है, और
MS वर्ड, वर्ड में क्या होता है, वर्ड में होता है DOC और X। ये जो X है ये 2007 के बाद लगा था, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, MS एक्सेल में हर अपना अपना एड्रेस होता है। किसका एड्रेस होता है? MS एक्सेल में जो सेल होती हैं, जो डिब्बे होते हैं, खाने होते हैं, उसी को हम सेल बोलते हैं, उसी का क्या होता है? एड्रेस। मेनू बार, मेनू बार जो होता है उसमें जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, वो किस में होते हैं? मेनू बार में होते हैं। शीट तो खुद MS एक्सेल का ही उदाहरण है। फंक्शन, फंक्शन किस में होते हैं? फॉर्मूला में होते हैं। तो सेल क्या होगा MS एक्सेल में? जिसका क्या होता है? एड्रेस। तो एड्रेस किसका होता है? सेल का होता है। MS ऑफिस में किस सॉफ्टवेयर में चेंज केस ऑप्शन नहीं दिया गया है? तो चेंज केस ऑप्शन किस में नहीं दिया जाता? MS एक्सेल में नहीं दिया जाता है, MS वर्ड और पावर पॉइंट में होता है। MS एक्सेल कंप्यूटर पर खुलने के बाद कितनी सीट प्रदर्शित करता है? तो ये बाय डिफॉल्ट 3 सीट प्रदर्शित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, रट लेना। 3 सीट होती हैं बाय डिफॉल्ट MS एक्सेल। एक्सेल की वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? अब देखो एक्सेल की वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? तो कॉलम एक तो 2007 से पहले थे और 2007 के बाद। तो 2007 के बाद कॉलम कितने थे? 256। और रो कितनी थी? और 2007 के बाद कॉलम कितने हो गए थे? 16384। और कॉलम कितने हो गए? 10, 48, 576। ये डाटा आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन मिलते हैं। तो एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम? तो इसमें सभी 256 के आसपास दे रखे हैं, यानी ये 2007 से पहले की बात कर रहा है और उसमें 256 आंसर आ जाएगा। MS एक्सेल का सही फार्मूला चुने। तो देखो MS एक्सेल का सही फार्मूला क्या होगा? सम इक्वल टू ये नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होगा। तो ये बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो देखो Ctrl+F2 होती है शॉर्टकट की, यहां से आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से आपको दिख रहा था क्या? हाँ, Ctrl+F2 किसके लिए? प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल का फार्मूला है जिसके माध्यम से एक्सेल शीट पर सबसे बड़ी वैल्यू देखी जाती है? तो सबसे बड़ी वैल्यू अभी हमने पढ़ी थी कि मैक्सिमम के लिए, सबसे बड़ी वैल्यू के लिए मैक्सिमम, और मिनिमम आपको किसके लिए यूज करते हो? जैसे A1 से लेकर A10 तक आपको बड़ी वैल्यू देखनी है, इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो इक्वल टू और मैक्स ये आपको मिलेगा बी। ये मिनिमम वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू के लिए फॉर्मूला है। एवरेज वैल्यू के लिए फॉर्मूला ये हो गया, और एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए फॉर्मूला ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए फॉर्मूला ये होता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी आपको? एब्सोल्यूट, यानी प्लस में मिलेगी वैल्यू, माइनस का साइन हट जाता है। तो सीधी सी बात है, एक्सेल सीट में सबसे बड़ी वैल्यू यानी मैक्सिमम। MS एक्सेल की सीट की एक सेल में कितने शब्द लिखे जा सकते हैं? तो ये क्वेश्चन आपको बताया था, जिसमें मैंने बोला था कि कम इंपॉर्टेंट है, और वहां से भी एक क्वेश्चन आया था। तो ये आंसर है 32,767। इसलिए वो चीज़ भी आपको ध्यान में होती तो आपको याद हो जाता 32,767 क्या है। एक सेल में इतने शब्द लिखे जाते हैं। MS एक्सेल की दिख गया क्या आपको? ठीक है। MS एक्सेल की एक सीट में कितनी रो और कॉलम होती हैं? तो देखो एक सीट में 256 कॉलम होते हैं और 65,536 रो होती हैं, यानी 2007 से पहले की बात कर रहा है। पहले MS एक्सेल का पहला संस्करण कब आया था? 1985 में आया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप याद रख लेना नोट्स में। MS एक्सेल या वर्ड में फाइंड फंक्शन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? तो फाइंड फंक्शन, फाइंड का मतलब होता है खोजना। तो शब्द को क्या कर सकते हैं? हम खोज सकते हैं।
खोजने के बाद डिलीट करेंगे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी बाद में होगा, टेक्स्ट बदल जाते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन बाद में। सबसे पहले क्या होगा, फाइंड से खोज सकते हैं। एक्सेल में आप नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में परिवर्तित करने के लिए किस फार्मूले का, वही तो आपको बताया था, एब्सोल्यूट वैल्यू एबीएस इक्वल टू एबीएस फार्मूला किस में होता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या फार्मूला यूज होगा, एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी ऑप्शन क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू को, एक्सेल में नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में परिवर्तित करने के लिए हम किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, एबीएस इक्वल टू एबीएस एब्सोल्यूट। पावर का नहीं यूज करेंगे, मैक्सिमम हम पढ़े थे अभी। और ट्रिम का मतलब होता है काटना, छोटा करना, ये भी नहीं होगा। एक्सेल में शब्द या नंबर को किस फंक्शन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। तो देखो ये अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको ध्यान रखना है डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है शब्द या नंबर को। कंडीशन फॉर्मेटिंग भी नहीं आएगा, कंसोलिडेट भी नहीं आएगा, फॉर्मेट पेंटर भी नहीं आएगा। तो इसका आप ध्यान रखना थोड़ा सा। डाटा वैलिडेशन, डाटा के वैलिडेशन करेंगे तभी तो उसके माध्यम से, फंक्शन के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है शब्द या नंबर को। एमएस एक्सेल की करंट शीट में करंट डेट और टाइम जोड़ने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है। तो करंट शीट में करंट डेट और टाइम जोड़ने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा। देखो मैक्सिमम वाला तो नहीं होगा, सम का भी नहीं होगा, एब्सोल्यूट का भी नहीं होगा, नाउ का होगा। एमएस एक्सेल में सबसे बड़ी वैल्यू लिखने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग किया जाएगा। तो एमएस एक्सेल में सबसे बड़ी वैल्यू के लिए मैक्सिमम का फॉर्मूला, जोड़ने के लिए सम, एब्सोल्यूट के लिए एब्सोल्यूट, मिनिमम सबसे कम के लिए, सबसे छोटी वैल्यू के लिए मिनिमम फार्मूला। एक्सेल में इनमें से कौन सा फार्मूला मैट्रिक आंसर निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना, सम का फार्मूला क्या होता है, जोड़ने के लिए, और ट्रिम का जो काटना हो, कुछ कम करना हो, और LEN भी नहीं आएगा, MMLT, ये ध्यान रखना। मैट्रिक आंसर की निकालने के लिए क्या होगा, MMULT। एमएस एक्सेल का सही सेल एड्रेस का चयन करें। अब देखो सेल एड्रेस 1 से स्टार्ट नहीं होता, A1 ये सही सेल एड्रेस है। आपको बताया था सेल एड्रेस में आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, अल्फाबेट मिलेगा, और उसके बाद क्या मिलेगा, नंबर। तो देखो अल्फाबेट क्या है A और नंबर क्या है 1, ये क्या है सही सेल एड्रेस। फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। तो F2 क्या होता है, रीनेम। तो F2 होता है रीनेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में A1 B1 क्या है। अरे A1 B1 तो एक सेल एड्रेस है, वही तो है, फॉर्मूला नहीं है, फंक्शन भी नहीं है, फॉर्मेटिंग भी नहीं होगा। एमएस एक्सेल का निर्माण किसने किया था। एमएस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। तो आंसर क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट ने निर्माण किया था किसका, एमएस एक्सेल का। एक्सेल में शीट के अंदर एक सेल को दूसरी सेल में जोड़ने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। एक्सेल में शीट के अंदर एक सेल को दूसरी सेल में जोड़ने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, मर्ज किया जाता है। तो एक सेल को मर्ज करना है, दूसरी सेल में जोड़ना है, यानी मर्ज करना ही तो क्या होगा, डाटा वैलिडेशन नहीं होता, ये कंट्रोल करता है। और फॉर्मेट पेंटर भी नहीं होगा, रैप टेस्ट भी नहीं होगा। एमएस एक्सेल में सबसे छोटी वैल्यू निकालने के लिए किसका फार्मूला यूज होगा। सबसे छोटी वैल्यू के लिए क्या होगा, मिनिमम, और सम जोड़ने के लिए मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू और मिनिमम। यानी सम, मैक्सिमम, मिनिमम इन्हीं के आसपास के फॉर्मूले ही आते हैं। तो आप ध्यान रखना मिनिमम आएगा इसका आंसर। तो ये है एमएस एक्सेल के सारे क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, क्वेश्चन सारे हो रहे होंगे। तो आपको इसके अच्छे से नोट्स, देखो मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ, प्रिपेयर कर लिए हैं एमएस एक्सेल के। जो जो आपको पढ़ाया है ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, फ्री में आपको मिलेंगे। लेकिन आप सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे करना है आपको हम जल्दी से ही बता देंगे।
पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर दे देंगे। आपको अपनी मर्जी से सपोर्ट करना है। थैंक यू गाइस, आपने यहाँ तक सुना। आपका दिन रात शुभ रहे।